जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए हम लोग क्लास करने वाले हैं और यह क्लास आपको वन शॉट हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग पूरा जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा, उसमें जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं और ये सभी आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और ये आपके जो क्लास है इसमें आपका हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे, ये सभी एमसीक्यू में। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? चिनाब और रावी, सतलज और चिनाब, ब्यास और झेलम या ब्यास और सतलज? बताना है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और झेलम। ब्यास और झेलम दो नदियों के बीच और विश्वामित्र जो मित्र थे इनके, विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे और इनके दो नदियों के बीच संवाद हुआ था, ब्यास और झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा और जिन का क्या अर्थ है? जो जिन है जिन का क्या अर्थ था ये बताना है। जिन का अर्थ है आपका भगवान, विजेता, अहिंसक या महान आत्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता। और ये आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 28/10/2023 को शिफ्ट 1 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? यह आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में पूछा गया। इसका कौन सा नहीं होगा? सुवर्णगिरी, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या उज्जैनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। इसका तो देखिए तक्षशिला में था, सुवर्णगिरी में था, ठीक है, और देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ में नहीं था, ये उज्जैनी में भी इसका शासन था। तो इंद्रप्रस्थ सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। और इंद्रप्रस्थ का पुराना नाम किसका पुराना नाम है? ये दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? नासिक, सतारा, पुणे या नागपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? ये बताना है कहाँ की सूबेदारी दी गई थी राजा जय सिंह को? लखनऊ, आमेर, आगरा या मालवा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था, कालीबंगा, बेसलपुर, लोथल या रोपड़? इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपड़, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात या श्रवण बेलगुला कर्नाटक? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी गुजरात, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? भारवी, भास, हरीशरेड या बाणभट्ट? तो हरीशरेड के द्वारा ये लिखी गई थी, याद रखिएगा, हरीशरेड की प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, खिजर खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था खिजर खां? यूपी ट्रिपल एस सी पेट 28/10/2023 को पूछा गया। सेकंड में तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश या लोधी राजवंश? तो खिजर खां की बात करेंगे, ये सैयद राजवंश का शासक था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वेद का जो अंतिम भाग है इसको किस नाम से जाना जाता था? वेदांत, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदांत। ठीक है, सॉरी, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद को जो है अंतिम नाम से जाना जाता था। ठीक है, वेद का अंतिम नाम था उपनिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से इस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या राजगीर? ठीक है,
बताना इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वैशाली। वैशाली में सबसे पहले जो है महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और इनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी या मालवा? याद रखिएगा, राणा सांगा को मुगल सम्राट बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में हराया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खानवा का युद्ध। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। सिंधिया, इंदौर, होलकर, नागपुर, इनका मतलब मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं। सबसे पहले जो आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंधिया। सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया की बात करेंगे, सिंधिया आपके थे, ये आपके जो है सिंधिया की बात करें तो ये आपके सिंधिया जो है ये आपके थे उज्जैन के। ठीक है, सिंधिया का हो जाएगा उज्जैन। फिर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका होलकर। होलकर की बात करते हैं तो होलकर का हो जाएगा आपका इंदौर। गायकवाड़ की बात करें तो गायकवाड़ बड़ौदा के हो जाएंगे और भोसले आपके नागपुर के हो जाएंगे। तो ए सी, वन का सी हो जाएगा, सेकंड का ए, 1C सेकंड ए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में आगरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? ठीक है, ये बताना है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ या धौलावीरा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, डोंगेश्वरी गुफा या कुशीनगर? तो इन्होंने डोंगेश्वरी गुफा में पहले 6 साल तक इन्होंने यहाँ पर बोध गया में जो है 6 साल तक इन्होंने ज्ञान की अनुभूति में जो है ध्यान किया। और इसके बाद फिर इनको डोंगेश्वरी गुफा में के बाद फिर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 साल बाद। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था? ऑप्शन है आपके मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरापाषाण युग या नवपाषाण युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? बताना है। पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई कास्टिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोम लोपी ढलाई कास्टिक का प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस चीज की बनी हुई थी? यह कांसे की मूर्ति थी। याद रखिएगा, यह आपकी कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और यह इसको किस नाम से जाना गया? भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या सिकंदरिया? याद रखिएगा, हड़प्पा का जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ये भी आपको यूपी ट्रिपल में पूछा गया था। और याद रखिएगा, मेगास्थनीज, पायान, वेंसांग या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम के प्रियदर्शी भी था? ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? इसने अपने अभिलेखों में लिखाया था कि देवा नाम प्रियदर्शी। यह मौर्य सम्राट अशोक ने लिखवाया था और इनका नाम भी था अशोक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मौर्य सम्राट अशोक, इन्हीं का नाम था देवा नाम प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ये बताना है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र,
थानेसर, वैशाली या मगध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थानेसर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या निष्ठा? सभी जानते हैं जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है आपका अहिंसा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेष्ठ थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिश्रेष्ठ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? इनको और बोलते थे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा कि किसको जो है इस शासक को नेपोलियन के, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? कमेंट में आंसर करके बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र या कन्नौज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। ठीक है, अगला प्रश्न है 27, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की बात करेंगे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? ये बता रहा है किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो इनका नाम है आपका, याद रखिएगा, खिलजी, लोदी, सैयद या तुगलक? तो इस वंश का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, याद रखिएगा, सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? खिलजियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न 29, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जो शेरशाह सूरी था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह जो सूरी थे, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था आपका बरीद, फैजल, फरीद या फारूक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? बीरबल, राजा मानसिंह, राजा तोडरमल या ख्याम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा तोडरमल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा पित्रा ड्यूरा शैली, जो पित्रा ड्यूरा शैली थी इसका सबसे ज्यादा प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर राणा प्रताप, अकबर भारमल, अकबर हेमू या अकबर उदय सिंह? याद रखिएगा 1556 का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था यह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी या अशोक? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह शिवाजी जो थे आपके मराठा साम्राज्य के शासक थे शिवाजी, इनके प्रशासन में अष्टप्रधान पाया गया, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य? याद रखिए शिवाजी के समकालीन की बात करेंगे, शिवाजी के समकालीन थे आपके तुकाराम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक? याद रखिएगा जो मराठा सेना थी, मराठा सेना की ताकत ही थी छापामार युद्ध, यानी कि गुरिल्ला पद्धति से ये लोग युद्ध करते थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, ये बताना है। हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, दोबारा पुनः जजिया करके शुरू करने वाला जो शासक था वो था आपका औरंगजेब। बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बताना है किस सन में, कौन से सन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को ने सूरत के पास स्थित है स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1609, 1610, 1612 या 1618। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में, तो उस समय भारत का शासक कौन था, ये बताना है। ठीक है, गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या शुंग सम्राट। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मुगल सम्राट का शासन था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, वेलेजली, डलहौजी, मिंटो या हेस्टिंग्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ही हड़प नीति को लेकर के आया था और इसका कट्टर समर्थक था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव द्वितीय या गंगाधर राव। इनकी जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, इनका विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 42, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित है, लखनऊ, बलिया, बैरकपुर या मेरठ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैरकपुर। यह आपका बैरकपुर छावनी से संबंधित है और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है 43, 43 नंबर प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। ठीक है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से। तो आप सभी जानते हैं डलहौजी ने क्या किया था, डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और अवध की बात करेंगे तो अवध को भी कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया था, तो कुप्रशासन या कुशासन का आरोप लगा करके अवध को इन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ये बताना है। जो सिराजुद्दौला थे यह किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए, बक्सर, प्लासी, वांडीवास या इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला की बात करेंगे, सिराजुद्दौला यह आपके प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे 1757 में। 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। फिर है आपका, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों का समाप्त कर दिया गया। या अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है, इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। आपने देखा सुना होगा 1857 के विद्रोह के बाद ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि देखा जाए तो इसका मुख्य परिणाम था कि जो भारत में जो शासक था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो है क्राउन में हस्तांतरित हो गया, ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। ऑप्शन है इसके,
आपके ऑप्शन है शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है उनके द्वारा वो है आपका रेलवे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे का जनक किसको माना जाता है, देखिए ये तो सबको पता होगा कि पहली बार भारत में जो ट्रेन है वो कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक चली थी, आप सभी को पता है। और आपको ये बताना है कि भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोची केरल या कोयम्बटूर तमिलनाडु। देखिए पहली बार सही सलामत अपने पुर्तगाल पहुंच गया था, लेकिन ये जब दोबारा आया था तब इसकी दोबारा यही मृत्यु हो गई और फिर यहीं पे इसको दफना दिया गया था। बताना है किस स्थान पर इसको दफनाया गया था। यह वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पर है, यह इसका मकबरा है कोची केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से इनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। सिपाहियों के द्वारा, बंगाल श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा। याद रखिएगा सबसे पहले जो है विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह, नाना साहब, शाहमाई या मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में से थे, ये बताना है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ से थे, बिजनौर जिले से संबंधित थे। बख्त खां, अशफाक उल्ला खां, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या लाला लाजपत राय। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे, इनका नाम था बख्त खां। बख्त खां, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न इनका याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। बताना है आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यूपीट्रिपलएससी पेट 24/8/2021 से पूछा गया है। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लिटन या रिपन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, गया राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, गणित या वास्तुकला। ये भी आपका पेट में पूछा गया था और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, सही मिलान वाला है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, ये एकदम सही है। 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है, ये आपका जो है ये भी एकदम 78 एडी में नहीं 57 एडी में शुरू होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। 622 में आपका मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, सॉरी 78 एडी शक संवत, ये एकदम सही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ये आपका एकदम सही है, 78 एडी में शक संवत की ही शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, ये भी आपका एकदम सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये आपका गलत है। औरंगजेब की मृत्यु जो है ये होती है आपकी 1707 ईस्वी में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये आपका गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। ये पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है कि किस क्रम में भारत लोग आए हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। सबसे पहले भारत कौन आया था ये बताना है। तो सबसे पहले भारत आने वालों में से हैं आपके
सबसे पहले फाहियान भारत आया, इसके बाद हुएनसांग आया और फिर लास्ट में आपका टॉमस रो आया। ठीक है, तो आपका टू, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे पारित किया गया था, हार्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड, कैनिंग या मैटकॉफ। याद रखिएगा 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? यह आपका पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि 1857 जो देखिए उस समय 1856 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ये आपके भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये आपको कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह आपका ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। यह सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? आप सभी जानते हैं जो है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले थे और यही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु के लोग जो थे उन्होंने वहां पे व्यापार प्रचलन में था और व्यापार में सबसे अधिक प्रचलन जो व्यापार है वो लोग कपास का व्यापार करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एस.आर. राव या आर.एस. बिष्ट। तो लोथल की जो खुदाई है यह करने वाले थे आपके एस.आर. राव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था, यह कहां पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ। यह आपका सारनाथ में था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? प्रियदर्शिका, कादम्बरी, रत्नावली, नागानंद। याद रखिएगा जो है हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो है देखिए हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली नागावंध लिखा था और कादम्बरी हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई। कादम्बरी किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी को लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां। 13वां शिलालेख जो है कलिंग का, यह उनकी कलिंग विजय का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान। बताना है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया और इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ये बताना है। 5 इंडीज, तो 5 इंडीज में बात करेंगे कौन कौन से थे इसमें? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा या राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? कहां पर? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ। तो इन्होंने सारनाथ वाराणसी में धम्म चक्र प्रवर्तन को दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट।
तो याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है जो है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासाका पिटक या विनय पिटक। तो यहाँ पे अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये तीनों है। उपासाका पिटक ये इसमें शामिल नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा था? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि। तो आप सभी जानते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले इनका नाम क्या था? इसके पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का पहले नाम था आपका सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 71। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त किया गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए गौतम बुद्ध का बोध गया जो एक स्थान है बिहार में है, बोध गया बिहार में, और यह इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह आपका कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी। तो यह सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 73। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ये भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पश्चात गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, और इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। सारनाथ आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो याद रखिएगा जो 12वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो 12वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर तोमर वंश का शासन था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर। टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, और वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर या बेलगाम। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। भारत और तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1213, 1293, 1398 या 1417। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 78 का गयासुद्दीन तुगलक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1286 से 1316, 1296 से 1316, 1303 से 1334 या 1410 से 1437। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 से 1316। क्वेश्चन नंबर 80। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। खिज्र खां आपका सैयद वंश से संबंधित था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है यह बनवाया गया था नई दिल्ली में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, और इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ठीक है,
तो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने भी इसमें योगदान दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया था। सी ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे को अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, सरहिंद, कलानौर या काबुल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है कलानौर। कलानौर में इनको सिंहासन पर बैठाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 84। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ये बताना है किसने सौंप दिया था। तो इसका जो है बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध, याद रखिएगा कहाँ के नवाब ने सौंपा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अवध। अवध के जो नवाब थे इनके द्वारा इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद। ये आपका जलालुद्दीन मोहम्मद की बात करेंगे तो यह आपके जो है अकबर से संबंधित है। ठीक है। ये बाबर की बात करेंगे, बाबर जहीरुद्दीन के नाम से फेमस थे, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 86। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद, प्रयागराज? याद रखिएगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो बुलंद दरवाजा है इसको आगरा में बनवाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है और वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, हुमायूं के मकबरे का परिसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ यहाँ पे रखा हुआ है। अगला प्रश्न है 88। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? 1616, 1630, 1650 या 1670? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का 1616 में। अगला प्रश्न 89। बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? याद रखिएगा जो बुलंद दरवाजा है यह आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो हुमायूं की बात करें तो हुमायूं की जो है मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बाबर की बात करें यह 1524, 1525, 1526 या 1527? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न 92। इसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? विलियम बेंटिक ने, कैनिंग ने, बर्नहम ने या सर हरकोर्ट बटलर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है 93। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना? तो कोतवाल की बात करें तो कोतवाल का मुख्य कार्य है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बताना है। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। 95 नंबर प्रश्न, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? जो बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इसका क्या नाम है? देखिएगा यहाँ पे मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया? इसका नाम है बाबर नामा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 96। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी,
1658 से 1707 ईस्वी या 1707 से 1748 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या यह सही है? यस, एकदम सही है। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह की बात करें तो वह अकबर के वित्त मंत्री थे? नहीं, अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। ये भी एकदम सही है। मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी आपका सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है 1857 में किसने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये बताना है। किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग ने, कार्नवालिस ने, वेलेजली ने या विलियम बेंटिक ने? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ये बताना है। कौन सा ऐसा बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब शराब को नहीं छूता था। 101 नंबर प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आईने अकबरी किसने लिखा था? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा? इसके द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ये बुक आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी गई है और जिसको भी नहीं मिली दोबारा से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बुक के सभी क्वेश्चन आप एक बार जरूर यूपी पेट को क्वालिफाई करने के लिए जरूर लगाइएगा और इसको करने के बाद आपका लगभग 90 या 80 प्लस स्कोर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द ही और नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के आएंगे। जितने भी यूपी में जो है पेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज की क्लास में आप लोगों को वन शॉट में करवा दिए गए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।